नमस्कार राजगढ़। सीधी बात मेरे साथ में आज हमारे साथ ऐसा एक खास चेहरा हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने राजगढ़ ज़िले में धर्म भाव का अलग जगाकर अपनी अलग पहचान बनाई है, जिन्होंने 9 सालों तक माँ जालपा के लिए चुनरी यात्रा का भव्य आयोजन कर हर दिल में अपनी छाप छोड़ी है। जी हाँ, हमारे साथ एक प्रसिद्ध समाज सेवी, राजनीतिज्ञ और सर्वहारा वर्ग में अपनी पेट रखने वाले श्री ओपी शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सर। शर्मा जी, राजगढ़ को लेकर आपका क्या विज़न है, क्या सोचते हैं आप, कैसा हो हमारा राजगढ़? देखिए सर, मैं पिछले 30 वर्षों से निरंतर राजगढ़ में रहता आ रहा हूँ। तो राजगढ़ शहर हमारा बहुत प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर शहर है। यहाँ जितना काम किया जाए उतना कम है। राजगढ़ के लिए मेरा सपना है, जैसे कि पूर्व कलेक्टर ने हमारे यहाँ एक प्लान बनाया था कि भोपाल के वीआईपी रोड की तर्ज पे एक अच्छा शानदार रोड हम बड़े पुल से लेकर के और छोटे पुल सर्किट हाउस तक नदी के किनारे किनारे जोड़ें। वो प्रोजेक्ट वापस ठंडे बस्ते में चला गया है। यदि मुझे अवसर मिलता है तो मैं सबसे पहले उस प्रोजेक्ट पे काम करूँगा, ताकि हमारे शहर की सुंदरता में 4 चांद लगे। साथ ही अभी भी हम देखें तो यहाँ बहुत सारी कमी मुझे देखने को महसूस होती है, जैसे कि वरिष्ठों के लिए, बुजुर्गों के लिए कोई अच्छा पार्क नहीं है जो कि ऐसा शहर के नज़दीक हो कि वो पैदल वॉक करते हुए वहाँ चले जाएं, अपना शाम के टाइम गपशप करें, उनका मन प्रसन्न रहे। बच्चों के खेलने के लिए अभी हमने कुछ यहाँ पार्क जो व्यवस्था हुई है अस्पताल रोड पे, परंतु उसे भी हम पर्याप्त नहीं कह सकते हैं। अभी उस क्षेत्र में और भी काम करने की आवश्यकता है। बेरोजगारी हमारा एक बड़ा मुद्दा है। हमारे शहर में भी बहुत सारे युवा बेरोजगार है। उच्च शिक्षा उन्हें राजगढ़ में नहीं मिल पा रही है। मेरा प्रयास रहेगा कि कुछ जो पैसे वाले लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं, उनके साथ मिलजुल करके उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम राजगढ़ शहर के लिए कराएं, ताकि न केवल राजगढ़ नगर बल्कि पूरे ज़िले के बच्चे यहाँ आएँ, अच्छे से पढ़े लिखें। साथ ही एक बड़ा विषय हमारे यहाँ हमेशा चलता आ रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र की हमारे यहाँ पूरा अभाव है। कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं डल पा रही है, और उसका कारण जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं प्रशासन, शासकीय अधिकारी सहयोग की मुद्रा में नहीं रहते हैं। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं अधिकारियों से विनम्र निवेदन करूंगा, नियम कानूनों का अध्ययन करेंगे। सस्ती दर पे हमारे यहाँ ज़मीन उपलब्ध है, सस्ती दर पे हमारे यहाँ श्रम उपलब्ध है। मोहनपुरा और कुंडालिया डैम बनने से पानी उपलब्ध है और बिजली की भी व्यवस्था पर्याप्त है, क्योंकि हमारे यहाँ सौर ऊर्जा प्लांट लगे हुए हैं। इसलिए सारे संसाधन उपलब्ध होते हुए कच्चा माल हमारे यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि हम कृषि प्रधान जिले में रहते हैं, तो कच्चा माल भी हमारे पास उपलब्ध है। सिर्फ आवश्यकता है इच्छा शक्ति की। मेरा प्रयास रहेगा एक बड़ी फैक्ट्री हमारे शहर में स्थापित हो, ताकि न केवल राजगढ़ नगर को बल्कि विधानसभा को भी इसका लाभ मिले। शर्मा जी, वाकई जो है आपका विज़न राजगढ़ के लिए बहुत खूबसूरत है, और वाकई में इस विज़न को ज़मीन पर उतारने की बहुत आवश्यकता है जी। अब जैसे कि समय चल रहा है, चुनावी समय चल रहा है जी। राजगढ़ में बीजेपी से दावेदारों की लंबी सूची है जी। आपने भी बीजेपी से दावेदारी पेश की है जी। तो आप अपनी दावेदारी का क्या आधार मानते हैं? सर, हमारी पार्टी का एक सिस्टम है कि प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप को एक कार्यकर्ता मानता है, पर जब चुनाव का समय आता है तो हर कार्यकर्ता को दावेदारी करने का अधिकार है। उसी के तहत हमारे यहाँ से काफ़ी कार्यकर्ता दावेदारी कर रहे हैं। मैं आप लोगों से निवेदन बहुत संक्षिप्त में करना चाहूँगा। मेरी दावेदारी का आधार क्या है? सबसे पहले तो मेरा जो पेशा था वो रजिस्ट्री करने का काम है। मैं 30 साल से कलेक्ट्रेट के गेट पे अपना ऑफिस चलाता हूँ। विधानसभा का प्रत्येक व्यक्ति मुझसे व्यक्तिगत जुड़ा हुआ है। पारिवारिक रिलेशन मैंने समाज के अंदर बनाए हुए हैं। गांव के जो प्रमुख मुखिया लोग होते हैं, पटेल है, सरपंच है, ग्राम पंचायत मंत्री है, टीचर है, पटवारी है, रोजगार सहायक है, उनसे मेरा जीवित संपर्क है। वो लोग गांव के वोटों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। दूसरा विषय, चूंकि मैं राजगढ़, हमारे यहाँ 4 मंडल है विधानसभा में, राजगढ़, खुजनेर, कालीपीठ और पपड़ेल। राजगढ़ मंडल में मैं पिछले 30 वर्षों से निरंतर निवासरत हूँ। माँ जालपा चुनरी यात्रा व अन्य धार्मिक आयोजनों के माध्यम से प्रत्येक परिवार का बच्चा, महिलाएं, पुरुष सब मुझे पहचानते हैं। खुजनेर मंडल में मैं बचपन से रहा, पला, बड़ा, मेरी शिक्षा वहीं हुई 11वीं तक की। इसलिए खुजनेर मंडल के जितने भी आसपास जो धाकड़ समाज के लोग हैं, यादव समाज के लोग हैं, मेरे से व्यक्तिगत रिलेशन उनके बने हुए हैं। चूँकि मेरा मकान खुजनेर में भी है, तो जैसे राजगढ़ नगर का बच्चा मुझे जानता है, वैसे खुजनेर नगर का भी बच्चा बने पुरुष सब मुझे जानते हैं। कालीपीठ मंडल की यदि बात करें तो सांसद जी के पिछले 2 चुनावों से लगातार मुझे पार्टी द्वारा, सांसद जी द्वारा कालीपीठ मंडल का प्रभारी बनाया गया है। 101 पोलिंग बूथ पे मैंने रमेश तंवर जी के साथ मिलकर कंधा से कंधा मिलाकर प्रत्येक पोलिंग बूथ तक मैं पहुंचा हूं। इसलिए एक एक कार्यकर्ता मुझे वहां जानता है। तंवर समाज में मेरा व्यक्तिगत बहुत अच्छा संपर्क है।
पपडेल मंडल में मेरे मामा जी हैं और सोंदिया समाज में मेरा जन्म स्थान मेरा रुपाड़ा है, तो इसलिए सोंदिया समाज से भी मेरा व्यक्तिगत परिचय। अब मैं इससे आगे हटके एक बात और बताना चाहूँगा। अभी बाबा रामदेव जी का मंदिर ढंढोड़ पे बन रहा है। जब भी तंवर समाज ने मुझसे कुछ अपेक्षा की, फूलनी पाखड़ी जो मुझसे बना, मैंने हमेशा उनके लिए सहयोग करा है। मैं हमेशा एक पैर पर खड़ा रहता हूँ। ऐसे ही सोंदिया समाज का अभी मोतीपुरा जोड़ पे एक उन्होंने एक वो बनाया है धर्मशाला के लिए और विवाह सम्मेलन के ज़मीन परचेस की है। वहाँ 1 बीघा ज़मीन मेरी आ रही थी। समाज ने जब इच्छा जाहिर की तो मैंने कहा आप जो रेट तय करो मैं आपको दान करता हूँ। फिर ज़मीन का जो भी उन्होंने मुझे पारिश्रमिक दिया उसमें से 51,000 रुपये मैंने वापस समाज को दान करे। तो सोंदिया समाज द्वारा भी मेरा होली मिलन समारोह पे सम्मान समारोह रखा। पूरे समाज ने, जिले ने मिलकर के मेरा सम्मान किया। उन लोगों का कहना है कि भाई साहब आपका ये ऋण हमारे ऊपर है, कभी अवसर आएगा तो हम ये ऋण को चुकाएंगे। इसलिए पार्टी यदि मुझे प्रत्याशी बनाती है तो जो 2 बड़े समाज है, सोंदिया और तंवर समाज, दोनों मेरा साथ रहेंगे। मैं ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ, जिलाध्यक्ष हूँ। चूँकि पिछली बार हमारी पार्टी से एक चूक हो गई थी, एक भी ब्राह्मण को उन्होंने टिकट नहीं दिया था। ब्राह्मणों ने नाराज होकर के पार्टी के खिलाफ वोटिंग करी थी। उसका परिणाम यह आया था कि हम सिर्फ 2 सीटों पर विजय श्री प्राप्त कर पाए थे। यदि पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाती है तो मेरे साथ साथ ब्यावरा के 15,000 ब्राह्मण, खिलचीपुर के 11,000 ब्राह्मण, सारंगपुर के 17,000 ब्राह्मण और नरसिंहगढ़ के भी 12-15,000 ब्राह्मण, ये सब भी पार्टी का साथ देंगे और निश्चित रूप से हम 5 विधानसभा में जीत के आए। निश्चित ही आपकी जो है संस्था सरलता जी से भली बातें सभी लोग रूबरू हैं। यदि आपको बीजेपी आपको दावेदार बनाती है, जी, आपको मैदान में उतारती है, भरोसा करती है, जी, तो क्या एजेंडा रहेगा आपका, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? विधायक बनने के बाद शर्मा जी की क्या प्राथमिकता रहेगी? सर, विधायक बनने के बाद फिर अभी मैं नगर पालिका उपाध्यक्ष हमारी श्रीमती जी है, तो अभी मैं नगर के लिए सोच रहा हूँ। जब विधायक बनूंगा तो प्रत्येक विधानसभा के लिए, पूरी विधानसभा के लिए मुझे सोचना रहेगा। चूँकि हमारे विधानसभा में 2 बड़े नगर है, एक राजगढ़ है, एक खुजनेर है। इसके बाद हम बड़े कस्बों की यदि बात करें तो कालीपीठ, करेड़ी, चाटूखेड़ा और बखेड़, ये हमारे 4 कस्बे आते हैं। किला अमरगढ़ भी एक हम जोड़ सकते हैं। 5 बड़े कस्बे। हमें इन 5 कस्बों का भी विकास कैसे हो, कैसे ये और बड़े बने और इनमें सर्व सुविधाएं हो, इस पर ध्यान देना है। साथ ही मैं पहले भी अभी बोल चुका हूँ कि हमारा विधानसभा पूरी कृषि प्रधान विधानसभा है। हमारे यहाँ अगर हम उत्पादन की बात करें तो अभी आपने देखा होगा फलों के मामले में संतरा बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होता है जीरापुर क्षेत्र में, पूरा माचलपुर बेल्ट में, और इधर भी हम लगा रहे हैं। अब हमारे पास समस्या क्या है कि संतरा पैदा तो हमने कर लिया, परंतु उसके लिए फूड प्रोसेसिंग का कोई हमारे पास संसाधन नहीं है। इसलिए हमें मजबूरन बिचौलियों को ये संतरा के बगीचे बेचना पड़ते हैं। मेरा पहला प्रयास रहेगा कि जिस क्षेत्र में संतरा का ज़्यादा अधिक उत्पादन हो रहा है विधानसभा में, वहाँ हम ऐसी एक इकाई स्थापित करें कि यहीं से उसका जूस बन करके, और जूस हम बड़े बड़ी फैक्ट्री मालिकों को सप्लाई कर दें। जो ब्रांड चल रहे हैं हम उन्हें माल उपलब्ध कराएं, तो निश्चित रूप से किसान को अगर संतरे में 20 लाख कमा रहा है तो फूड प्रोसेसिंग के बाद वो 30 लाख कमाएगा, उनकी आय का बढ़ेगी। इसी प्रकार सोयाबीन और गेहूं का उत्पादन हमारे यहाँ बम्पर हो रहा है। हम सीधा महाजनों को बेच देते हैं, महाजन उसमें अपना कमीशन खा करके बड़ी मंडियों में भेजते हैं। उसके लिए हम ऐसा प्रयास करेंगे कि फूड मतलब जो कृषि उत्पादन है गेहूं का और सोयाबीन का, तो सोयाबीन का तिलहन बन करके उसका तेल निकल करके बड़ी फैक्ट्री मालिकों को बेचें, और इसी प्रकार गेहूं का भी कुछ प्रोसेसिंग करके या तो हम उसका बीज का उसको परिष्कृत करके बीज बनाएं, या उसका आटा तैयार करके हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को आटा उत्पादन करें। क्योंकि आपने देखा होगा रामदेव जी जैसी कई बड़ी कंपनी है जो खुद अपना उत्पादन नहीं करती है, वो दूसरी कंपनियों से परचेस करके उसको बेचती है। तो निश्चित रूप से इसमें किसानों की आय बढ़ेगी, उन्नत कृषि की ओर हम प्रयास करेंगे। शिक्षित बेरोजगारों के लिए आपका क्या प्रयास है? सर, शिक्षित बेरोजगारी हमारे यहाँ भारी है। उसका कारण एकमात्र ये है कि हम जो शिक्षा दे रहे हैं वो हम शिक्षा सिर्फ डिग्री देने के लिए दे रहे हैं। हमारी शिक्षा का आधार ऐसा होना चाहिए कि उससे बच्चा कुछ सीखे और अपने जीवन में वो स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसलिए औद्योगिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा का बढ़ावा कैसे मिले, इस क्षेत्र में हम काम करेंगे। सरकार अपना काम कर रही है, हम प्रयास करेंगे कि प्राइवेट उद्योगपतियों के साथ मिलकर के और कुछ ऐसे कॉलेज अपने जिले में हम आए कि जिससे औद्योगिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की ओर युवा हमारे जाएं, ताकि अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर सकें। हम ये मानकर चलते हैं कि ओपी शर्मा जी विधायक बन जाते हैं तो वो इन्वेस्टर को राजगढ़ लेकर आएंगे? सर, बिल्कुल लेके आऊँगा, क्योंकि मैं कॉलोनाइजर हूँ, आपको पता है। मेरे संपर्क में बहुत सारे उद्योगपति हैं, इन्वेस्टर भी हैं। मैं उनसे व्यक्तिगत निवेदन करूंगा और उनका प्रयास करेंगे। चूंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो शिवराज जी हैं, वो उनका भी प्रयास हमेशा रहता है, पर उनको वस्तु स्थिति से अवगत कराने वाली कड़ी चाहिए। उस कड़ी के रूप में मैं अपने आप को स्थापित करूंगा कि अपने जिले की स्थितियों से उनको अवगत कराएंगे। शिवराज सिंह जी का पूरा सहयोग लेंगे, और हमारी पार्टी की मंशा है कि पूरा जिले का विकास हो, और मोहनपुरा कुंडालिया जैसे डैम उसका उदाहरण आपके सामने है।
शर्मा जी, एक और बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिले में कहीं ना कहीं जातिवाद जो है राजनीति में हावी हो रहा है, तो इस जातिवाद से कैसे निपटेंगे हम? दूसरी बात, पार्टी आपको मौका क्यों दें, इसके लिए आपकी क्या तैयारियां हैं? जैसे कि आप ही के पार्टी का स्लोगन है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो आपकी बूथों को लेकर क्या तैयारियां हैं? सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जातिवाद का जहर ये कांग्रेस पार्टी ने घोला है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जातिवाद पर चुनाव नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा रहा है वो हमेशा विकास का एजेंडा रहा है। हम विकास कार्यों को लेकर के फील्ड में उतरेंगे। हम कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। जिस प्रकार से अपना इंद्र देवता जब बारिश करते हैं तो वो ये नहीं देखते हैं ये घर किसका है, ये खेत किसका है। वो निरंतर बिना भेदभाव के अपनी बारिश करते हैं, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सबके खेतों में पानी गिराते हैं। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि प्रत्येक मतदाता हमारा भाई है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो। इसलिए हम जातिवाद से, वर्गवाद से ऊपर उठ करके चुनाव लड़ेंगे। रहा सवाल तैयारियों का, तो मैं आपको बता दूं, मैं 30 साल से राजनीति में सक्रिय हूँ। मैं सबसे पहले किसान संघ में मैंने काम करा, फिर मैं मंडल उपाध्यक्ष रहा, फिर मैं विधि प्रकोष्ठ का जिला संयोजक रहा और अब मैं अंत्योदय प्रकोष्ठ का जिला संयोजक। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, विधि प्रकोष्ठ का संयोजक रहते हुए प्रदेश में सबसे बड़ा कार्यक्रम मैंने राजबाग में आयोजित कराया था। जो प्रदेश के नेता आए थे वो ये बोल के गए थे कि सबसे बड़ा ये आयोजन है। मैं जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। ऐसा कोई गांव विधानसभा का नहीं है जिसमें व्यक्ति मुझे नहीं पहचानता है। पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता से मेरी बहुत गुडविल है, मेरे पास सबके नंबर है, मेरी टेलीफोनिक चर्चाएं होती रहती है। यदि पार्टी मुझे अवसर देती है तो प्रत्येक पोलिंग बूथ पे पार्टी की व्यवस्था है कि 10 कार्यकर्ता रहे, पर मेरे 10 पर्सनल कार्यकर्ता रहेंगे। इस प्रकार पर बूथ पे 20 कार्यकर्ता रहेंगे और पोलिंग बूथ वाइज हम जीत के आएंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता राजगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का झंडा ऊंचा करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। राजगढ़ विधानसभा में दावेदारों की सूची बहुत लंबी है जी, जिसमें कई बड़े चेहरे, बड़े नाम शामिल हैं। जैसे बात करें हम पूर्व विधायकों में तो पंडित हरिशरण तिवारी हुए, प्रताप मंडलोई हैं, पूर्व विधायक अमर सिंह यादव हैं, बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह चौहान है। तो ओपी शर्मा जी अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं, कितना चुनौतीपूर्ण है आपके लिए? जी, मेरा अनुरोध ये है, विधायक का हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। हमारी पार्टी का एक सिद्धांत है कि टिकट सब मांगिए, पर जिस भी व्यक्ति को, चाहे वो पूर्व विधायक हो, चाहे पूर्व जिलाध्यक्ष हो, वो एक सामान्य सा कार्यकर्ता हो जिसको कोई नहीं जानता, उसको भी यदि टिकट मिलता है तो फिर पूरी पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ती है। अगर टिकट मुझे पार्टी देती है तो ओपी शर्मा अकेला नहीं लड़ेगा, सारे पूर्व विधायक मेरे साथ रहेंगे, सारे पूर्व जिलाध्यक्ष मेरे साथ रहेंगे, उनका आशीर्वाद मुझे रहेगा। वो पूरा कार्यकर्ता जितने भी टिकट मांग रहे हैं वो सब रहेंगे, क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व यहाँ आता है, सब लोगों को एक साथ काम करने के लिए समझाता है। अगर कोई रूठा हुआ भी है तो उसको मनाता है और सब मिलकर के हम चुनाव लड़ेंगे। इसलिए निश्चित रूप से यदि मुझे टिकट मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी हो सकता है पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दें यहाँ जीत के, ऐसी संभावना मैं मानता हूँ। ये भी आप भी मानते होंगे कि जिले में सबसे ज़्यादा अगर गुटबाजी है तो वो राजगढ़ विधानसभा में है। बीजेपी का नेता या बीजेपी का कार्यकर्ता एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह ये जरूर कहता है कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, लेकिन इस गुटबाजी को आप कैसे खत्म कर पाएंगे? सर, मेरा एक अनुरोध है, गुटबाजी है, अगर थोड़ी बहुत गुटबाजी कहीं है भी तो पहली बात तो है चुनाव के बाद वो गुटबाजी खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, एक और जो महत्वपूर्ण बात मैं बोलने जा रहा हूँ कि आजकल पब्लिक इतनी समझदार हो गई है कि अगर कोई नेता ये कहेगा कि बीजेपी में रह करके कि आप बीजेपी के खिलाफ मतदान करो तो जनता नहीं मानती है। वो गुटबाजी वाले लोग ज़्यादा वोट प्रभावित करने की क्षमता नहीं रखते हैं। उस गुटबाजी का कोई नुकसान पार्टी को नहीं होने वाला है। पिछली बार गलती कर चुके हैं मतदाता, पिछली बार नेता भी गलती कर चुके हैं, उसका खामियाजा हमने भुगता। 5 साल कांग्रेस का विधायक यहाँ रहा। इस बार ऐसी कोई गलती नहीं होगी। जनता ने अपना मूड बना लिया है कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, पार्टी जिसे वोट टिकट दे। जो है लगातार हमलावर है जी। अभी तो भाजपा के आला कमान भी चिंतित है कि उनकी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। जी, अगर भाजपा सरकार बनती तो क्यों बनना चाहिए, क्या सोचते हैं आप? सर, मैं एक तो ये बोलना चाहूँगा कि भाजपा आला कमान बिल्कुल चिंतित नहीं है। हम बहुत निश्चिंत है, हमें कन्फर्म है कि हम जीतेंगे। उसका कारण ये है, आप देखिए हमारे मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो पिछले बीजेपी सरकार के पहले 10 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार रही। स्थिति ये थी कि सड़कों के नाम पे सिर्फ गड्ढे हुआ करते थे, बिजली पल भर के लिए आती थी, पूरा 24 घंटे गायब रहती थी। अन्य सुविधाओं की भी यदि हम बात करें तो बुनियादी सुविधाओं के नाम पे जीरो स्थिति थी। हम सुनते हैं कि राजा दिग्विजय सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो अगर कोई बीमार दुखी होता था तो वो सीधा दिग्विजय सिंह जी के पास मिलने जाता था। वो बड़े उन्हें प्रेम से ठहराते थे
और सहयोग के नाम पे 2-5 हज़ार का लिफाफा उसकी जेब में रख दिया करते थे। अब यदि हम भाजपा सरकार की बात करें, पिछले 15 वर्षों से हमारी सरकार है, तो आप देखिए कि हमारी सरकार जो व्यक्ति हमारे पास चल के आता है उसकी चिंता नहीं करती है। हमने बीमार दुखियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए, प्रत्येक गरीब व्यक्ति तक आयुष्मान कार्ड पहुंच रहे हैं। सड़कों की स्थिति आप देख रही है, चारों कोनों में आप चले जाओ, राजगढ़ के चकाचक रोड आपको मिल रहे हैं। बिजली 24 घंटे उपलब्ध रहती है। मोहनपुरा और कुंडालिया जैसे डैम की सौगात हमें मिली है, जिससे हमारा जो तंवरवाड़ के क्षेत्र जो हमारी विधानसभा के लोग पलायन करते थे, अभी जब मैं एक कार्यक्रम में गांव में गया तो मैंने देखा प्रत्येक गेहूं काटने के बाद जो फांसे खड़े रहते हैं वो फांसे खड़े थे। मैंने वहाँ लोगों के बीच बोला कि आपको पता है, आप बुजुर्गों को घर छोड़ जाते थे, बच्चों को घर छोड़ जाते थे, पत्नियों को घर छोड़ जाते थे, और आप सब लोग युवा पलायन कर जाते थे। आज पूरा परिवार एक साथ रहने का सौभाग्य यदि किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। क्या लाडली बहना योजना का बीजेपी को लाभ मिलेगा इससे? सर, लाडली बहना जैसी अनेकों योजनाएं हमने चलाई। इसके पहले हमारी लाडली लक्ष्मी योजना चल रही थी। अभी लाडली बहना योजना का मतलब होता है 50% आबादी को हमने प्रभावित किया है। निश्चित रूप से बहनें खुश है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो उनसे जो डिमांड रखते थे, मम्मी मुझे चॉकलेट खाना है, मम्मी के पास पैसे नहीं रहते थे, आज मम्मी खुश होकर के उसको ले बेटा 10 रुपए तो चॉकलेट लेके आ, पापा से मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन आपके यहाँ जिला अस्पताल भी जो है वो स्वास्थ्य सेवाएं तो बदहाल हैं, उनसे कैसे निपटेंगे? सर, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए देखिए इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, चूंकि हमारे यहाँ जितने भी मेडिकल कॉलेज है हर वर्ष वहाँ से डॉक्टर्स निकलते हैं, परंतु छोटी जगह डॉक्टर्स जाना नहीं चाहते हैं। उसके लिए हमें नैतिकता का सिद्धांत पे उन्हें पाठ पढ़ाना पड़ेगा कि भाई हम डॉक्टर यदि बने हैं तो डॉक्टर का स्वरूप होता है भगवान का स्वरूप। आप बड़ी जगह छोटी जगह मत देखो, आप अपनी सुविधाओं को मत ज़्यादा जरूरत है, शायद बड़ी जगह से ज़्यादा। इसके लिए हमें उनका आत्मा को जागृत करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, कांग्रेस सरकार की हमारे यहाँ 1.5 साल के लिए बीच में आई थी, कहना नहीं चाहिए, परंतु 2 जगह दंगे राजगढ़ जैसी जगह में हो गए थे जो इतना शांत जिला है। एक चाटूखेड़ा जैसा छोटे से गाँव में दंगे हुए थे, एक खुजनेर में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम चल रहा था जिसमें सारे अतिथि बैठे थे, छोटी छोटी कन्याएं राष्ट्रगीत पर अपनी प्रस्तुति दे रही थी, वहां पथराव हुआ था। अभी भी वो वर्ग हमारे साथ भाईचारे से रह रहा है। लोग कहते हैं बीजेपी दंगे कराती है, मैं कहता हूं कांग्रेस दंगे कराती है। वो चाहती है कि दंगे कराएं ताकि मुस्लिम वोट एक तरफा उसके पक्ष में गिरे। तो हिंदुत्व के आधार पर लड़ा जाएगा या विकास के आधार पर? सर, ये विकास के आधार पर लड़ा जाएगा, हिंदुत्व के आधार पर बिल्कुल नहीं लड़ा जाएगा, क्योंकि हमें जितने हिंदुओं के वोट मिलते हैं उतने ही मुस्लिम मतदाताओं के वोट भी मिलते हैं। मुस्लिम बहनें भी हमें मतदान करती है, मुस्लिम भाई भी मतदान। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, मैं वार्ड नंबर 1 से अभी पार्षद का चुनाव मैंने पत्नी को लड़ाया, वहाँ 666 मुस्लिम मतदाता है और वहाँ मैं 196 वोटों से जीता हूँ। तो निश्चित रूप से मुझे हिंदू मतदाताओं के साथ भी मुस्लिम भाइयों ने भी आशीर्वाद दिया है, जब भी आज मैं पार्षद और मेरी पत्नी नगर पालिका उपाध्यक्ष बनकर के बैठी हुई। अभी जो है वर्तमान में जो विधायक हैं कांग्रेस से बापू सिंह तंवर जी, उनका जो समाज है वो बीजेपी का रहा है, लेकिन समाज का प्रत्याशी होने के नाते जो है उनको सपोर्ट किया और कांग्रेस के एमएलए हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। विधायक के चुनाव में हमारे तंवर समाज के जो लोग हैं वो थोड़ा सा जातिवाद के उसमें बह गए थे भावुकता में, परंतु उसके तुरंत बाद 1 साल बाद ही लोकसभा का चुनाव था। मैं वहाँ एक पोलिंग बूथ तक गया हूँ। मैंने उनसे कहा कि हमें दामाद नहीं नेता चुनना है, और आप जन्मजात कमल के फूल को देते आ रहा हो, इस बार हमें मोदी जी को देना है। और आप देखिए 27,000 की लीड हमने सांसद ओडमल जी को तंवरवाड़ क्षेत्र से दिलाई। अगर आपके सामने बापू सिंह तंवर होते हैं तो क्या तंवर समाज इस बार आपके साथ खड़ा मिलेगा? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे इस बीच में तंवर समाज के जो नेता लोग हैं, बापू सिंह जी को छोड़कर जो बीजेपी के लोग हैं और अन्य लोग जो किसी पार्टी से जुड़े नहीं, उनसे भी मेरी चर्चा हुई है। क्योंकि आपने देखा होगा जो प्रेजेंट विधायक रहता है उसके प्रति नेगेटिविटी रहती है। इस बार यदि बापू सिंह जी भी मेरे सामने रहे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 50% वोट ओपी शर्मा लेकर के आएगा तंवर समाज। जनता के मुद्दों पर खड़े दिखते हैं, हमेशा मौजूद होते हैं। देखिए, विपक्ष का काम है हर चीज़ का विरोध करना, वो कुछ भी नहीं करते हैं। जनता जो विषय लेके आती है, उनकी जो समस्या रहती है, वो उसमें आगे जाके खड़े हो जाते हैं। ठीक है, जनता से अगर पूछा जाए कि आपकी कितनी समस्याएं विधायक जी ने सुलझाई है अभी तक, तो आपको 0/0 मिलेगा। तो ये वास्तविकता है। भाजपा बहुत अच्छा काम कर रही है, यहाँ विपक्ष को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं हम लोग। मतलब आप हंगामा खड़ा नहीं करेंगे, आप निराकरण करेंगे? हम तो अंदर ही अंदर चलेंगे और एक एक कार्यकर्ताओं के दिल तक पहुंचेंगे और चुनाव जीत के आएंगे। ये निर्धारित कर रखी है, लेकिन आप देख रहे हैं आजकल चुनाव कितने महंगे हो गए हैं। आरोपी लगते हैं कि टिकट की भी खरीदी होती है। ऐसे में ओपी शर्मा जी किस तरह इन चुनौतियों से निपटेंगे, क्या किस तरह मैनेज करेंगे आप चुनाव? सर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक तो झूठी अफवाह है कि पैसे से टिकट मिलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैं राजनीति में 30 साल से जुड़ा हूं, कहीं कोई पैसा नहीं लिया जाता है। योग्य कार्यकर्ता को, जिताऊ कार्यकर्ता को हमेशा पार्टी चुनाव लड़ाती है।
दूसरा विषय आता है खर्चीले का। चूँकि मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, एडवोकेट हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग की जो सीमा है मुझे उसके अंदर ही खर्च करना है। हालांकि ये बात जरूर है कि ईश्वर की मुझ पर कृपा है, परंतु आचार संहिता लागू होने के पहले और मैं तो हमेशा ही दोनों हाथों से जनता के ऊपर खर्च करता रहता हूँ, इसलिए चुनाव के समय मुझे कहीं भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि मेरे पास लोगों के फ़ोन आते हैं, वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि नए चेहरे का यदि टिकट होता है तो उसमें ओपी शर्मा का हो जाए, ताकि अब उन्हें ऋण चुकाने का अवसर मिल सके। तो लोग मेरे लिए दोनों हाथों से पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, मुझे पैसे के लिए जेब में हाथ डालने की ज़रूरत ही